उसमें से एक बिल्डिंग में कॉस्मेटिक और स्किन रिलेटेड चीज़ों की दुकान थी और तीनों लड़कियां शैली, सुहानी और समायरा बहुत ही तेज़ी से भागते हुए उस मॉल के अंदर जाने लगी। वही उनके पीछे पीछे दोनों लड़के यानी कि परितोष और ऋषभ उनके बहुत सारे शॉपिंग बैग लेके चल रहे थे। उन दोनों की हालत देख के लग रहा था कि अब तो वो और नहीं चल सकते। जब परितोष ने देखा कि कैसे तीनों लड़कियों में अभी भी इतनी एनर्जी है तो वो शिकायत करने लगा, यार तुम तीनों थकती नहीं हो क्या? यहीं अभी तुमसे मैराथन करवा दी जाए ना तो तुम तीनों यहीं बैठी मिलोगी। ऋषभ और मैं तो बहुत थक गए, हम कहीं बैठ के रेस्ट नहीं कर सकते क्या? तभी तीनों में से एक लड़की मुड़ी जो समायरा थी और बोली, ओ कम ऑन परितोष, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हारे इतने लंबे होने का क्या फ़ायदा अगर इतनी जल्दी थकने लगो तो। इतना कहकर समायरा ने उसके हाथ से कुछ बैग्स ले लिए ताकि उसका बोझ कम हो सके। तभी शैली ने एक दुकान की तरफ इशारा करते हुए बताया, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन यही होने वाली है। और ये सुन के परितोष ने भी नाटक करते हुए कहा, थैंक गॉड, बंद तो होने वाला अब तुम्हारा। तभी सुहानी ने अपना ब्रांड न्यू पर्स निकाला और सबको बोली, आज का लंच मेरी तरफ से। ये सुनकर परितोष बोला, फिर तो आज मैं पेट भर के खा लूँगा। उस इंटरनेशनल प्लाज़ा में जो वशिष्ठ बिल्डिंग थी उसमें बहुत सारे महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स थे और दिल्ली का सबसे महंगा भी वहीं था। तो साफ तौर पे परितोष जानता था उसको कहाँ पे जाके सुहानी को लूटना है। तुझे जो खाना है तू खा, बस ये जो फिफ्थ फ्लोर है ना उस पे नहीं जाना। वशिष्ठ बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर सारे कमरे वीआईपी हुआ करते थे और अगर आपको वहाँ पे कुछ भी खाना है तो आपके सामने खाना बना के देते थे। और आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर आप लकी हुए तो शायद आपको मिशेलिन के हाथ से भी खाना खाने को मिल सकता है। इतने शान शौकत में खाने के लिए पैसे तो चाहिए ही, लेकिन उतना स्टेटस भी चाहिए होता था जो हर किसी के पास नहीं होता था। जैसे ही सुहानी ने अपनी बात पूरी करी तो परितोष का तो देख के लग रहा था जैसे उसके शरीर से किसी ने जान खींच ली हो, क्योंकि उसका मन तो वहीं जाके खाने का था। सबको परितोष का रिएक्शन देख के हंसी आ गई। शैली उसका कंधा थपथपाते हुए उसे एक सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, तू और ऋषभ वहाँ जाके क्यों नहीं बैठ जाते, क्योंकि लिपस्टिक चूज़ करने में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। फिर क्या, तीनों लड़कियाँ लग गई अपने अपने पसंद के मेकअप प्रोडक्ट्स को चूज़ करने में। जब सेल्स लेडी ने शैली को एक लिपस्टिक का सेट पकड़े देखा तो वो मुस्कुराते हुए आई और बोली, मैम ये हमारा सबसे ख़ास कलेक्शन है और अब एक ही बचा है, अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ जल्दी से ले लीजिए। नो वे, सिर्फ एक ही बची है? शैली ने ओवर ड्रामेटिक होते हुए कहा। जब शैली ने उसका प्राइस रेट देखा तो उस पर लिखा था 40,000। प्राइस देख के वो सोचने लगी फिर से कि लेना चाहिए या नहीं। वही सोफे पर आराम कर रहे परितोष ने जब देखा कि कैसे वो अपने हाथ में लिपस्टिक सेट लेकर उसके रेट को देख रही है तो वो बोला, तू क्या ऐसा रेट देख रही है? तू तो लाखों की गाड़ी में स्कूल आती है, तो ये छोटा सा लिपस्टिक लेने में तेरा क्या जाएगा? लेने का मन है तो ले ले। प्रभु, गाड़ी मेरी तो नहीं है ना? शैली ने परितोष से कहा। चाहे गाड़ी कितनी भी महंगी हो इससे शैली का कुछ लेना देना नहीं था। उसकी जितनी भी अमीरी थी वो सब उसके पति की देन थी, तो वो कैसे अपने पति के पैसे ऐसे उड़ा सकती थी। इस मौके पर सब शैली को देखने लगे। क्या हुआ, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जहाँ पर सब देख रहे थे वहीं पे शैली ने भी अपनी नज़रें करी और जो उसने देखा वो देख के हैरान रह गई। बहुत सारे लोग एक आदमी के पीछे पीछे चल रहे थे। उस आदमी ने ऊपर से नीचे तक सिर्फ ब्लैक पहना हुआ था और उसकी आंखें इतनी शातिर लग रही थी जैसे कोई उन आँखों से बच के कभी नहीं जा सकता। ओह माय गॉड, ये यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ जो आदमी आया था वो और कोई नहीं, शौर्य मलिक था और उसी के साथ चल रही थी एक लड़की जिसका पतला सा शरीर था और कुछ स्टेटस। शौर्य बाकी लोगों की तरह नहीं था जो औरतों के साथ ज़्यादा रहे, इसीलिए उसे किसी लड़की के साथ भी देखकर सब हैरान हो जाते थे। और ये देख के शैली भी मन में सवाल करने लगी, वो लड़की के साथ शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं ये लड़की इनकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? जैसे शायद शौर्य को शैली की नज़र अपने ऊपर महसूस हो गई हो तो वो भी उसी की तरफ देखने लगा। ये देखकर तो उसका दिल एक पल को बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था और उसने अपनी नज़रें भी नीचे कर ली। अपने हाथ में रखे लिपस्टिक को वो ऐसे देख रही थी जैसे उससे ज़्यादा दुनिया में कुछ खूबसूरत नहीं है। वो नीचे सर करके मन में प्रे कर रही थी, प्लीज़ 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 मुझे ना देखे, प्लीज़ मुझे ना देखे। तभी एक बात शैली के दिमाग में आई, एक मिनट, ये तो शायद मुझे जानते भी नहीं है।
ये सोच के उसे कॉन्फिडेंस आ गया कि शायद शौर्य उसको अभी भी नहीं जानता हो। शैली ने अपना सिर ऊपर किया और सुहानी को देखने लगी। सुहानी, क्या लगता है, ये खरीद लूँ क्या मैं? लेकिन सुहानी का ध्यान तो कहीं और ही था। उसने शैली के हाथों को पकड़ा और उससे पूछी, शैली, तुझे क्या लगता है, ये पक्का तेरी किस्मत है ना? तू आज फिर से शौर्य मलिक से मिल रही है। तेरी शक्ल ही नहीं याद होगी क्या? उनके पास समायरा चलते हुए आई और वो भी उससे सवाल करने लगी। शैली, ये बगल में लड़की कौन है? मुझे कैसे पता होगा, शैली ने मन में कहा। तभी परितोष भी उसके पास आके खड़ा हो गया। टॉमबॉय, तुझे लगता है कि शौर्य मलिक यहाँ पे सिर्फ तेरे लिए आया है? ये मेरे पागल दोस्तों को ये आइडिया दिमाग में आता कहाँ से है? जब उसने देखा कि सुहानी तो शौर्य को देखकर लट्टू ही हुए जा रही थी तो उसने उसी को मारते हुए कहा, ए सुहानी, तेरी लार टपक रही है, खुद को ठीक कर ले। सुहानी जवाब में कुछ कहती उससे पहले एक लड़की की आवाज़ आई, मुझे नहीं लगता तुम्हें इसे ख़रीदना चाहिए, बल्कि सवाल तो ये है कि इसे ख़रीदने की तुम्हारी औकात भी है या नहीं। जब सबने मुड़कर देखा तो ये बात उसी लड़की ने कही थी जो शौर्य के बगल में खड़ी थी। शैली अपने आप से पूछती है, मैं इसे जानती हूँ क्या? शायद नहीं। तो फिर ये मुझसे ऐसे क्यों बातें कर रही है? जो लड़की शौर्य के साथ साथ आ रही थी उसका नाम मोहिनी था। उसकी भूरी आंखें थी, कर्ली बाल थे और होठों पे रेड लिपस्टिक। वो शौर्य के पास से होके शैली के पास चलकर आई और उसके हाथ से लिपस्टिक लेते हुए बोली, इससे मैं ले रही हूँ, पैक कर दो। इतना बोलकर मोहिनी शैली को अजीब नज़रों से देखने लगी, जैसे कि उसने जंग जीत ली हो। समझती क्या खुद को? कॉलेज स्टूडेंट हो और यहाँ पर इतनी भोली भाली बनने की कोशिश कर रही हो। मोहिनी के चेहरे पर एक स्माइल थी जो शैली को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। तुमने मुझे ऐसे क्यों देखा? तुम्हें कैसे पता मैं ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकती? हाँ, बिल्कुल, तुम एक डिज़ाइनर कपड़ों में लदी पड़ी ऊपर से नीचे तक। तो क्या, इसके अलावा क्या है तुम्हारे पास? बस एक ठीक ठाक सा चेहरा ही है, बाकी तो मुझे कुछ खास दिखता नहीं तुम्हारे अंदर। तब मोहिनी को भी गुस्सा आ गया। तुम जैसे गरीब लोगों को तो इस मॉल में घुसने भी नहीं देना चाहिए। आई मीन लुक एट योर टेस्ट, कैसे कपड़े पहने तुमने? ऐसे रिहायशी इलाकों में तुम जैसे लोगों की एंट्री ही बंद कर देनी चाहिए। मुझे एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। शैली ने उसकी बात को टॉन्ट मारते हुए रिपीट किया। और ये बोलने वाली तुम होती कौन हो? हाँ। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और मोहिनी की तरफ झुक के एक स्माइल के साथ कहा, ए आंटी, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर बताना। तुम 40 साल की हो गई होगी ना? और ये क्या कपड़े पहने तुमने? ये ऑलिव कलर तो हम जैसे यंग लोगों के लिए, तुम जैसे बुढ़ों के लिए नहीं। शैली के जो शब्द थे वो ना ही केवल मोहिनी को ऑफेंड कर रहे थे बल्कि इनडायरेक्टली शौर्य को भी। लेकिन क्यों? क्योंकि ये ड्रेस शौर्य के पसंद की थी। जब अभी शौर्य और मोहिनी एक कपड़ों की दुकान में शॉपिंग कर रहे थे तो उसने कैजुअली एक कपड़े की तरफ इशारा किया और उसके लिए पैसे दे दिए। इससे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि शैली ने शौर्य के फ़ैशन टेस्ट को भी बेकार बोला है। ड्रेस कुछ बुरी नहीं थी, लेकिन 27 साल की मोहिनी के ऊपर वो फिट नहीं बैठ रही थी। वो एक बॉडीकॉन ड्रेस थी जो उस तरह की लड़कियों के लिए बनी थी जिनके प्रॉपर कर्व्स होते हैं। अपने पूरी ज़िंदगी में मोहिनी ने इस तरह का बिहेवियर कभी भी नहीं सहा था। आफ्टर ऑल वो अपने फैमिली की प्रिंसेस थी और सब ने उसे हमेशा रिस्पेक्ट के साथ ही देखा था, तो जाहिर था कि उसे गुस्सा तो आना ही था। ये देखकर मोहिनी भागते हुए शौर्य के पास गई और उससे मदद के लिए बोली, आपने सुना ना इस लड़की ने क्या कहा मुझसे? उसने बोला कि मैं बुढ़ी हूँ और आपके फ़ैशन टेस्ट को भी बेकार बोल रही है। इस चीज़ की माफ़ी इसे बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट एपिसोड का वेट करिए। टिल देन, टाटा बाय बाय।